हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग रहा है कि आज की वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं। खास ये है कि एसएससी सीजीएल मेंस यानी कि जो 18, 19 और 20 तारीख में एग्जाम हुआ है, वहां पर जितने भी रीजनिंग के सवाल आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पर सेट वाइज लेके आए हैं। आज की क्लास की अगर हम बात करने लग जाएं तो आज 18/1/2025 में जो एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पेपर हुआ था वहां पर हम ये सेट करने वाले। और आप जानते हैं कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में ये एग्जाम हुआ था। तो भैया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली बार 2022 में सीजीएल मेंस में रीजनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 23 में आया और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि एसएससी सीजीएल मेंस के द्वारा यहां पर रीजनिंग को इंक्लूड किया गया है। तो भैया अगर हम स्टैंडर्ड की बात करने लग जाएं तो 2022 में रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड था प्री से 1 या 2% अपडेट किया गया था। अगर हम 2023 की बात करने लग जाएं तो वहां से थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अपडेट हुआ। और अगर हम 2024 की बात करने लग जाएं, यहां पर अच्छा खासा स्टैंडर्ड अपडेट हुआ है। यहां पर मैंने देखा है सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछे गए, स्टेटमेंट आर्गुमेंट के सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ में देखा गया है यहां पर इनइक्वालिटी तक के भी सवाल पूछे गए जो केवल और केवल बैंकिंग में आते थे। यानी कि लगातार से स्टैंडर्ड यहां पर बढ़ रहा है। 2000 अगर हम 25 की बात करें तो यहां पर और भी अच्छा स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई तैयारी को बहुत बेहतर से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एसएससी में रीजनिंग का स्तर बहुत हल्का फुल्का आता है तो अब उससे काम नहीं चलेगा, अब आपको बेहतर तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, तो हम समय को ध्यान में रखते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि आप पढ़ाना शुरू करते हैं और सारे के सारे विद्यार्थी एक बारी सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि हर एक बच्चा यहां पर कनेक्ट हो पाए और सही और सटीक तरीके से यहां पर रणनीति के बारे में समझ पाए कि किस तरीके से हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। हम एक एक बारी की पॉइंट से यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे भाई आपके सामने यहां पर पहला सवाल है और पहले ही सवाल में एग्जामिनर ने फेंक के मारा है वो है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का, यानी कि कथन और तर्क का। स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा। यहां पर बताया गया विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जल विद्युत एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। पहला यहां पर आर्गुमेंट आपको बताया गया। अगर हम आर्गुमेंट की बात करें, या तो आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग होता है या तो आर्गुमेंट हमारा वीक होता है। हमें यह समझना होगा कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। पहले आर्गुमेंट में कहा गया है जल विद्युत संयंत्रों में लगभग 0 CO2 उत्सर्जन होता है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? जी भैया जी, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। जब भी जल विद्युत संयंत्रों देखा जाता है तो वहां पर CO2 यहां पर क्या हो जाए, उत्सर्जन होता है। सेकंड में बताया गया जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लवित होती हैं जिससे स्थानीय वनस्पत जात और प्राणी जात प्रभावित होते हैं। तो मेरे भाई अगर हम इसकी बात करने लग जाएंगे पूरी तरीके से गलत है। यानी कि मेरे भाई पहला आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग है, सेकंड आर्गुमेंट आपका वीक है। और ऐसा आप जानते हैं कि सवाल नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल की अगर हम बात करने लग जाए तो ये सवाल आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हमने जो नॉर्मल क्लासेस है किस तरीके से सवाल का आंसर निकालना बताया था। ठीक है भाई, तो आपकी स्क्रीन पर सवाल यहां पर दिखाई दे रहा है। सारे के सारे विद्यार्थी एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि सवाल का सही उत्तर क्या होगा, इसके बाद में हम बताएंगे कि सही उत्तर है क्या। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रयास कर लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेरे भाई यहां पर ट्रायंगल का मतलब होता है मेल। जब भी मैं मेल को दर्शाऊंगा ट्रायंगल, फीमेल को जब मैं दर्शाऊंगा तो यहां पर सर्किल का इस्तेमाल करूंगा। अगर हम ब्रदर और सिस्टर या ब्रदर और ब्रदर, है ना, यानी कि भाई बहन, भाई भाई हो, बहन बहन हो या फिर भाई बहन हो, वहां पर हम डैश लगाएंगे। और अगर हम हस्बैंड और वाइफ की बात करें वहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखा, पहला जो पॉइंट है हमारे पास में कि ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म का सवाल है। यू एन का पिता है, यू इज द फादर ऑफ एन। यू क्या है मेरे भाई, पिता है। अगर पिता है तो आप मुझे बताइए मेल होंगे या फीमेल होंगे। भैया जी मेल होंगे। और पिता किसके हैं, एन के हैं। तो एन एक पीढ़ी कहां आएंगे, नीचे आएंगे। हो सकता है एन मेल हो सकता है फीमेल हो। आगे बढ़ो। आगे पॉइंट बताया गया एन टी की बहन है, यानी कि एन इज द सिस्टर ऑफ टी। भैया एन क्या है, एन बहन है। किसकी बहन है, टी की बहन है। अगर एन बहन है तो एन का जेंडर क्या होगा भैया जी, फीमेल होगा। और किसकी बहन है भैया, टी की बहन है। इसका मतलब डेफिनेटली टी यहां पर आएंगी। और अगर बहन है तो हम यहां पर क्या करेंगे, डैश लगा देंगे।
मेरे भाई आगे भी देखो लिखा है टी आई की पत्नी है। टी क्या है मेरे भाई? पत्नी है। आप मुझे बताइएगा, अगर पत्नी की एग्जामिनर बात कर रहा है तो पत्नी मतलब फीमेल। पत्नी मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। तो टी यहां पर क्या हो जाएगी? फीमेल होगी। और टी जो है आई की पत्नी है, इसका मतलब डेफिनेटली यू कैन से दैट आई इज द हस्बैंड ऑफ, आई इज द हस्बैंड ऑफ टी। बात क्लियर है? और अगर हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता यहां पर आया हुआ है तो हम यहां पर किससे डिनोट करेंगे? यहां पर प्लस से डिनोट करेंगे। आगे आइए, आगे लिखा है आई एल का पुत्र है। आई जो है ना किसका पुत्र है भैया जी? एल का पुत्र है। अगर आई एल का पुत्र है तो डेफिनेटली एल एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। एल हो सकता है आई के पिता हो, एल हो सकता है आई की माता हो। आगे इस सवाल में पूछा गया है यू का एल से क्या कनेक्शन है? हाउ इज यू रिलेटेड टू एल? तो मेरे भाई आप हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके से आए तो जिसके साथ से लिखा होता है उसका रिश्ता नहीं बताना होता, हमेशा उससे जस्ट पहले वाले का रिलेशन बताना होता है। तो यू कौन है? एल का। यू कौन है? एल का। तो मेरे भाई बताइए यू कौन है? एल का। आप मुझे बताइए एल का, अगर हम इसकी बात करने लग जाए तो इसकी पुत्र वधु और पुत्र वधु, देख एक बात मुझे बताओ, अगर एन के पिता हैं और एन बहन है टी की, तो जितने पिता एन के हैं कौन? यू, उतने ही पिता तो टी के भी होंगे। बात क्लियर है? तो अगर हम यहां पर समझने की ट्राई करें तो आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई। यहां पर अगर हम रिलेशन की बात करें तो यू कौन होंगे एल के? तो आप बोलेंगे पुत्र वधु के पिता, पुत्र वधु के पिता। यानी कि करेक्ट आंसर इस सवाल का जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। करेक्ट आंसर जो सवाल का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्या बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर पूरी तरीके से बात क्लियर है। अगला सवाल मैं लगा रहा हूं, छोटा सा प्रयास करने का मैं समय भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। ये दरअसल आपका जो क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का है। आप सारे सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर कहा गया जब भी कह दिया जाए कि घूर्णन की अनुमति नहीं है मतलब आपको घुमाना नहीं होगा। और भैया जी यहां पर अगर हम समझने की ट्राई करें तो ये जैसा आपको फिगर दिखाई दे रहा है ऐसा सेम फिगर आपको किस वाली आकृति में दिखाई दे रहा है, एज इट इज आपको क्या करना है? भरना होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखो, यहां पर सेम फिगर तो है, मैं ये नहीं कह रहा सेम फिगर नहीं है, लेकिन मेरे भाई इसको ना रोटेट कर दिया गया है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो यहां मिलेगा, यहां पर तो यहां पर भी रोटेट हुआ है, यहां पर भी रोटेट हुआ है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करने लग जाए तो मेरे भाई माय डियर स्टूडेंट, तो सेम एज इट इज आपको फिगर ये दिखाई दे रहा होगा। और इस फिगर की बात करें तो हमारे सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ये कतई नजरों का खेल है, अगर आपकी आंखें सही सलामत सुरक्षित हैं तो डायरेक्ट आपके सवालों का आंसर यहां पर आ जाएगा और डी इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 4 पर आते हैं। एक ये पांसे के सवाल है और अगर हम यहां पर डाइस की बात करने लग जाएं तो एक छोटा सा प्रयास करिए, मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निकालें भाई। जी भाई, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। तो भैया जी यहां की अगर हम बात करने लग जाएं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से हम सवाल का आंसर निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाती है तो हमें क्या करना होगा, दोनों में आपको ये ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या है। भैया जी अगर हम कॉमन की बात करने लग जाएं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दोनों फिगर में यहां पर एक नंबर कॉमन है टी। तो माय डियर स्टूडेंट जो आपका कॉमन है उसे आपको क्या करना है, जो भी कॉमन है उसे आपने ऊपर नीचे लिख लेना है। इसके बाद आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो टी से क्लॉकवाइज नंबर क्या मिला, क्यू मिला, आप यहां पर क्यू लिख दीजिए। क्यू से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो क्या मिला, वी, तो आप वी लिख दीजिए। टी के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आए क्या मिला, यू, तो आप यू लिख दीजिए। और भैया जी यू के बाद में क्या आया, आप बोलेंगे यहां पर एस है तो एस लिख दीजिए। सवाल में हमसे पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि किसके अपोजिट पूछा गया है, ऑन द फेसिस टू द, हाँ टी के अपोजिट में क्या होगा, अक्षर वाले विपरीत टी, है ना। यहाँ पर टी अक्षर वाले के विपरीत में आपसे पूछा गया। तो टी के अपोजिट की अगर हम बात करने लग जाएं तो भैया टी का अपोजिट में कौन सा नंबर होगा बताइए। टी के अपोजिट में यहाँ पर कौन होगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। भैया क्या टी के अपोजिट में यू होगा, नहीं। यू के अपोजिट में क्यू है। क्या टी के अपोजिट में कभी एस होगा, नहीं। क्या वी होगा, नहीं। तो भैया टी के अपोजिट में वो नंबर होगा जो यहाँ पर पी के अपोजिट में है। यानी कि करेक्ट आंसर इस सवाल का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सवाल ठीक कर लीजिए। यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि क्या होगा टी के अपोजिट में, और टी के अपोजिट की बात करने लग जाए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए।
क्या बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया पूरी तरीके से बात क्लियर है। तो अगर पूरी तरीके से बात क्लियर है तो अगले सवाल का आंसर निकालने के लिए आप सारे सारे रेडी हो जाओ मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और फेक के मारा है एसएससी सीजीएल मेंस ने। सारे सारे विद्यार्थी यहां पर आंसर देंगे, क्या होगा सही आंसर? सवाल नंबर 5 का सभी विद्यार्थी यहां पर आंसर देंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ जी मेरे भाई, तो यहां की अगर हम बात करने लग जाएं मेरे भाई, ये आपके जो प्रेस होती है ना, जैसे पेपर, पेपर को यहां पर दर्शाया गया है कि वो उनका सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि जब हम डिलीवरी करते हैं एक पेपर को या अखबार को, तो उसका यहां पर एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखो, क्या पहले ड्राई किया जाता? नहीं। क्या पहले प्रेस? नहीं। क्या पहले फिनिश पेपर किया जाता? नहीं। यानी पेपर में बनता है जो, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पल्प होता है, पल्प। पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है उसका एक प्रकार का आप हिस्सा मान सकते हैं। तो यानी कि वही हमारे सवाल का सही आंसर होगा जो स्टार्ट विद 4 होगा। ना तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन डी होगा, ना ए होगा। मैं सवाल का आंसर निकालूंगा ही नहीं पूरा। मैं क्या करने वाला हूं मेरे भाई, मैं केवल और केवल एक काम करूंगा, यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर देखो, जैसे ही हम आगे बढ़े, यहां पर एक है, यहां पर संख्या 5 है। भैया 1 और 5 की बात करें, बताइए पहले प्रेस होगी या पहले डिलीवरी होगी? पहले प्रेस होगी या पहले डिलीवरी होगी? भैया पहले प्रेस होगी, तो 4 के बाद में 5 आना चाहिए था। ऐसा केवल और केवल हमें देखने को मिला ऑप्शन सी में। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े मेरे भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है आपका 6। और ये बहुत अच्छा सवाल नंबर सीरीज का पूछा गया। एक छोटा सा समय आपको देंगे सवाल को अटेम्प्ट करने का। आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सारे सारे विद्यार्थी अटेम्प्ट करें सवाल को। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको समय देते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। निकालो भाई। उम्मीद करते हैं आप सारे सारे लोगों ने यहां पर आंसर निकाल लिया होगा। यहां पर 9 है, 5 है, 6 है। देखो हमेशा याद रखो, जब भी कहीं पर रास्ते में आपको पॉइंट मिल जाए, जब भी आपको पॉइंट मिल जाए, डेफिनेटली वहां पर पॉइंट का जरूर मल्टीप्लाई कराया गया होगा। और सीरीज अगर नंबर बड़ा है फिर छोटा है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वहां पर मल्टीप्लाई कराया जाए। तो मेरे भाई यहां की अगर हम बात करने लग जाए, तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर भैया 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ है और यहां पर 0.5 जुड़ा है। बात क्लियर? आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 जुड़ा है। यहाँ की अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 जुड़ा है। यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 2 जुड़ा है। भाई 10.5 दूनी कितना होता है? 21 और 2 23। तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 2.5 आप ऐड करेंगे। तो 23 का 2.5 गुना करके जब आप 2.5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो अगले सवाल का आंसर निकालने के लिए आप रेडी हो जाइए। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने एग्जामिनर ने पूछा है, इस क्वेश्चन नंबर 6, और ये है ऑड वन आउट का सवाल। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे मेरे भाई, तो मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन पूरी तरीके दिख जाए और आप मुझे बताएंगे कि सही उत्तर इस सवाल का क्या बनेगा। आप मुझे बताएंगे कि सही उत्तर इस सवाल का क्या बनेगा। हाँ जी मेरे भाई, निकालें। तो आई होप आपने सारे सारे लॉजिक लगा लिए होंगे। अगर हम इस सवाल के सही उत्तर की बात करने लग जाएं, तो यहां पर डिजिटल सम का लॉजिक लगेगा। देखो 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 3 7 और 1 होता है 8। यहां पर आओ, 8 1 9 होता है ना? 9 और यहां पर सबको जोड़ोगे 18 हो जाएगा। यहां पर कितना होता है मेरे भाई? यहां पर 3 1 4 होता है और यहां पर 4 4 8 और 1 कितना होता है? यहां पर आप बोलेंगे भैया 9 होता है। यहां पर 2 और 2 4 होता है। यहां पर 4 2 6 2 8 होता है। मेरे भाई अगर आप देखने का प्रयास करें, तो 4 और 8 का यहां पर मल्टीपल है ना? 4 और 8 में यहां पर कॉमन फैक्टर है। 9 और 18 में कॉमन फैक्टर है। 4 और 8 में कॉमन फैक्टर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका जो हमने डिजिटल सम किया है इसका ये डबल लिखा है, इसका जो डिजिटल सम किया है इसका डबल लिखा है, इसका डिजिटल सम किया ये भी डबल है। क्या 4 और 9 एक दूसरे के डबल है? नहीं भैया जी। हमारा जो ऑड बनेगा, ऑड का मतलब होता है कि जो हमारा ग्रुप से अलग हो। अगर हम ग्रुप से अलग की बात करने लग जाएं, तो मेरे भाई माय डियर स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन सी है, जो पूरी तरीके से तीनों ग्रुप से आपका अलग बन रहा है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं और आपके सामने 7 तो हो ही गया। हाँ जी भाई, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम आए, तो हमारे सामने ये सवाल दिखाई दे रहा है और आपको बताना होगा कि करेक्ट उत्तर इस सवाल का बनेगा क्या। निकालो भाई। हाँ जी मेरे भाई, क्या होगा सही आंसर? तो निकाल लोगे ना?
खड़ाखट आंसर निकालो भाई। देखो मेरे भाई, अगर हम यहां पर सही आंसर की बात करने लग जाए तो यू नो दैट कि भैया यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या होगा। यहां पर आपको क्या बताना है कि जो समूह संबंधित नहीं यानी ऑड वन आउट का, उसने फिगर पर सवाल पूछ लिया है। यहां पर टी और टी सेम दिखाई दे रहा है, यहां पर एरो एरो आपको सेम दिखाई दे रहा है, यहां पर ए और ए आपको सेम दिखाई दे रहा है, यहां पर ये दोनों फिगर सेम दिखाई दे रहे। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं भैया जी। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े भाई, अगला सवाल आपके सामने ये है, और इस सवाल की अगर हम बात करने लग जाए तो ये भी बहुत बेहद खूबसूरत सवाल है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से सवाल दिखाई दे जाए और आप मुझे बताएंगे सवाल नंबर 9 का क्या होगा आंसर। अगेन 9 नॉन वर्बल का पूछ लिया गया है। अगेन सवाल हमारा नॉन वर्बल का पूछा गया है और आप मुझे सारे सारे लोग बताएंगे कि क्या होगा हमारे सवाल का सही आंसर। हाँ जी भाई। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, यहां पर हुआ क्या है, दरअसल ये एनोलॉजी का सवाल है लेकिन फिगर पर बेस्ड है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम यहां पर फिगर की बात करने लग जाएं तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही आंसर होगा। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। हाँ जी भाई, तो ये जस्ट लाइक है आईक्यू लेवल क्वेश्चन, ये हमारा आईक्यू लेवल क्वेश्चन है। अगर हम फिगर की बात करें तो यहां पर रोटेट कर दिया गया है, अगर आप 90 डिग्री घुमा देंगे रोटेट हो जाएगा, और इसको भी, इस फिगर को जब आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो हमें ऑप्शन ए जैसा फिगर नजर आएगा। इस सवाल का जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्या मेरी बात समझ पाए सारे सारे विद्यार्थी? केवल और केवल यहां पर 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है और हमारे सवाल का निकाला गया धड़ाम से आंसर। अच्छा जी, यहां पर आपका कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव का सवाल है। एक बार आप पढ़िए सवाल को, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा समय आप ले लीजिए लेकिन सवाल का आंसर ठीक तरीके से आप दीजिएगा तो आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप मुझे बताएंगे। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन अगले पेज पर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। मैं साइड में हट ले रहा हूं, एक बारी सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा इसका सही आंसर विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ जी भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा। मैं हिंदी से करूंगा क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। कारण बताया गया कि शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने के 1 के बजाय 2 महीने बिजली आने की सूचना दी है। शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने 1 के बजाय 2 बिजली बिल आने की, यानी कि इस महीने ना एक्स शहर में बताया गया है, 1 महीने के नहीं, यहां पर 2 बिजली के बिल एक साथ आने की संभावना दी है। इसका प्रभाव नंबर 1 पढ़िए। पहले प्रभाव बताया गया है, बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में उन क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया है जहां कल बिजली बंद होने की संभावना है, जहां पर कल बिजली बंद होने की संभावना है। तो आप मुझे बताइएगा, कल बिजली बंद होने की संभावना यहां पर मुझे लगता है कि हाँ, यहां पर मेरे ख्याल से यहां पर थर्ड होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर सेकंड सेकंड दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये आपकी संभावना तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हम कल क्या होगा हमें नहीं पता है ना, तो यहां पर क्लियर है। सेकंड प्रभाव में कहा गया, शहर एक्स के नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन तकनीकी खराबी के कारण कई बिजली बिल उत्पन्न हुए थे उसे 48 घंटे के भीतर हल कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या इस प्रकार की सूचना आपको लग सकती है? क्या यह प्रभाव होना संभव है? और थर्ड बताया गया, कई इलाकों में बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। कई बिजली यहां पर क्या हुआ, कार्यालयों के बाहर यहां पर लंबी कतारें देखी गई हैं। बात क्लियर है भाई? तो यहां पर आपको पता लगाना है कि कौन सा हमारा प्रभाव ठीक होगा। तो भैया सेकंड के सही होने की पूरी तरीके से संभावना है। अगर हम थर्ड की बात करने लग जाए तो कई इलाकों में बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर लंबी कतारें देखी। भैया लंबी कतारें देखी गई तभी तो बिजली बिल की यहां पर बात की गई होगी कि हम एक नहीं दो यहां पर बिल पेश करेंगे। तो सेकंड की भी प्रोबेबिलिटी ठीक है, और सेकंड और थर्ड दोनों संभावित प्रभाव हैं, इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। इसका जो सही उत्तर बनेगा बनेगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 पर आइए। 11 मतलब इसका इंग्लिश पार्ट था ये, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा ये। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा है, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आपने यहां पर करना है कि क्या होगा। बहुत टफ नहीं, बहुत आसान लॉजिक है, बशर्ते आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कैसे हम करें। लगाओ भाई, सारे लोग इस सवाल का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई, आप आई होप आपने यहां पर लॉजिक लगा लिया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल और केवल आपको डिफरेंस देखना है। अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करने लग जाएं तो 85 यहां पर है
और 15 यहां पर है। 185 और 15 के बीच में कितनी डिफरेंस होता है? 30 का होता है। 185 और 135 की बात करें तो यहां पर डिफरेंस होता है 50 का। भैया जी यहां की अगर हम बात करें कितनी की डिफरेंस है, तो 76 और 46 30 का डिफरेंस है। यहां पर कितनी डिफरेंस है? आप बोलेंगे भैया जी 50 का डिफरेंस है। अब आपको ये देखना होगा कि किस ऑप्शन में, आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जहां पर ये डिफरेंट क्लियर होगा। तो क्या यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आया है? यहां पर भैया 0 का डिफरेंस है और यहां पर आप देखोगे 8। तो भैया जी यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे 80 का नहीं, 990 और यहां पर कितना हो जाएगा 4, 40 का डिफरेंस है। तो यह आंसर तो गलत हो गया है। अगर हम यहां की बात करने लग जाएंगे तो यहां 0 और यहां पर कितना आ जाएगा 30। यहां 30 का डिफरेंस तो हमें मिला है ना मेरे भाई। लेकिन यहां पर आप देखो क्या यहां पर 50 का डिफरेंस मिला? तो भैया जी यहां पर 2 और 2 4 नहीं, यहां 50 का डिफरेंस नहीं मिला। यह आंसर भी नहीं होगा। अगर हम सही उत्तर की तरफ जाएं तो यहां पर देखो जरा, यहां कितने की डिफरेंस है? आप बोलेंगे 5 और 5, यहां पर 0 होता है और यहां पर 5 में से आपका 3 गया, कितना हुआ 2 बचा, यानी 20 का डिफरेंस। हमें 30 का चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं। तो 4 में से अगर आपके 3 आंसर नहीं है तो बचा क्या? बचा आपका जो है वो डी ऑप्शन। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि डिफरेंस की बात करें तो यहां पर आपका 30 का डिफरेंस है और यहां पर 50 डिफरेंस, सेम यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर ये बनेगा। आगे बढ़िए मेरे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कूट भाषा में फायर इन माउंटेन को ये कहा गया है। दरअसल ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोडिंग का सवाल है, यानी कि यहां पर जो सवाल है हमारा वो किसका है? चाइनीज कोडिंग का। निकालिए, बताइएगा क्या आंसर होगा। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि सवाल पूरी तरीके से आपको विजुअल हो जाए। ठीक है भैया? आप बोलेंगे जी भैया। इसका अगर आपको इंग्लिश वर्जन देखना हो, शायद पीछे लगा होगा इंग्लिश वर्जन इस सवाल का। ये आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा यहां पर अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हिंदी में आइए भैया। यहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है? नीचे एक निश्चित कूट भाषा में फायर इन माउंटेन को एसआई पीएच बीओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फायर के लिए कूट क्या होगा? फायर के लिए भैया देखो, फायर के लिए अगर हमें कूट निकालना है तो आप मुझे बताओ। देखो यहां पर फायर की अगर हम बात करने लग जाएं, है ना, यहां पर अगर हम फायर की बात करने लग जाएं, मैं फ्लावर नहीं फायर है ना, पुष्पा 2। तो भैया जी यहां पर देखो, फायर की अगर हम बात करने लग जाएं तो फायर हमें यहां मिला और फायर हमें यहां मिला, तो दोनों में फायर वर्ड कॉमन है, तो दोनों में एक डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? कोड कॉमन होगा। तो फायर की अगर हम बात करें, यहां पर ऐसा ही मिल गया, यहां पर भी ऐसा ही मिल गया, तो यहां पर दो वर्ड कॉमन है, यानी कि फायर वर्ड कॉमन है तो कोड कॉमन है। तो फायर का यहां पर जो कोड होगा ऐसा ही होगा, यानी कि मेरे भाई केवल सेकेंड आपका जो है आंकड़े पर्याप्त आंसर निकालने में मदद करेगा और इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर बनेगा। अगले सवाल की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 13, और आपको ये पता लगाना होगा, इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 13 दरअसल आपका सिलोजिज्म का सवाल है और ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है। अच्छा तो नहीं, इनफेक्ट मैं बोल सकता हूं कि इजी सवाल है। आप मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट उत्तर। जी भैया जी। तो आई होप आपने प्रयास कर लिया होगा। यहां पर अगर सवाल के आंसर की हम बात करने लग जाएं तो यहां पर बताया गया है ऑल सीप्स आर काऊ, यानी कि सारी सारी सीप क्या है? काऊ है। ऑल सीप्स आर काऊ, तो ऑल सीप्स आर काऊ ऐसे आप बनाओगे, राइट। सेकंड में लिखा गया सम काऊ आर हॉर्स, काऊ का कुछ पार्ट किस में आएगा? काऊ का कुछ पार्ट आएगा हॉर्स में, तो यहां पर हॉर्स आ जाएगा। फिर लिखा है ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, यानी कि सारे सारे हॉर्सेस क्या है? जैकल्स है, यानी कि सियार है। ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, यानी कि जे का पार्ट आपका यहां आ जाएगा। अब यहां पर आओ कंक्लूजन पर। पहले में लिखा है सम जैकल्स आर काऊ, जैकल का कुछ पार्ट किस में आएगा? काऊ में आएगा, तो भैया ये बात पूरी तरीके से आपकी सही है। सेकंड में कहा गया सम हॉर्सेस आर सीप, भैया हॉर्स का कुछ पार्ट सीप में आएगा। आप मुझे बताइएगा क्या हॉर्स का सर्किल सीप में टच हो रहा है? क्या हॉर्स का सर्किल सीप में टच हो रहा? आप बोलेंगे नहीं भैया टच हो रहा है, इसका मतलब सेकंड आपका हो जाएगा गलत। और अगर सेकंड गलत है, यानी कि इस सवाल का केवल आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ऐसा हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। यस सर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 कतई निहायती आसान लेवल का सवाल है, जस्ट लाइक ए आईक्यू लेवल, आईक्यू बेस्ड सवाल है, बताइए। हम्म 14 का क्या होगा आंसर? तो मेरे भाई यहां पर आपको केवल और केवल मिरर इमेज बनानी थी। मैं आपसे सलाह ये देना चाहूंगा कि आप जब भी मिरर इमेज बनाए इस बात को ध्यान रखें भैया कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करें। तो यहां पर देखो जरा, ऑप्शन की अगर हम बात करने लग जाए, देखो एन को उठा लो, तो भैया जी क्या एन है, किसका सही बना है? नहीं।
7 को ही उठा लो, 7 की वाटर इमेज है, जबकि हमें मिरर इमेज चाहिए, आंसर गलत। 7 की अगर हम बात करने लग जाएं तो 7 तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत क्या है भैया जी? अगर गलत की बात करें यहाँ पर गलत है 2, इसकी वाटर इमेज बन गई, ये भी गलत है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें 2 सही है, ई सही है, बी सही है, एन सही है, 7 सही है, 2 और 5 सही, वाई। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। और अगर हम यहाँ की बात करने लग जाएं तो 2 ही गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर है। सवाल नंबर 15 पर आइए और आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं एक छोटा सा टाइम आपको दे रहा हूं और आपने ये पता लगाना होगा भैया जी कि सवाल सही क्या होगा, इसका आंसर, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है इस वाले सवाल में। बताइए। जी, आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। भैया जी जैसा जो कुछ कह रहा है एग्जामिनर वैसे ही आप कर दो, है ना भैया जी। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो बी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। भैया जी डी का मतलब क्या है, डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस कर दो। बी का अर्थ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करो। भैया जी सी का अर्थ क्या है, जब आप सी का अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो सी का अर्थ प्लस है, यहाँ पर एडिशन कर दो। ए का अर्थ क्या है भैया जी, डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड कर दो। डी का अर्थ क्या है भैया जी, अगर हम डी की बात करने लगे, डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दो। बी का अर्थ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करो। सी का अर्थ भैया जी क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दो। और यहाँ पर ए का अर्थ क्या है भैया जी, ए का अर्थ डिवाइड, आप डिवाइड कर दो। और यहाँ पर सी का अर्थ क्या है भैया जी, सी का अर्थ यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दो। अब बॉडमास के नियम से भैया जी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, बॉडमास के नियम से। बॉडमास, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो भैया जी यहाँ पर ऑफ, सबसे पहले क्या करोगे, बॉडमास में बी। बॉडमास में क्या होता है भैया, पहले आप बोलेंगे बॉडमास में पहले हम ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो पहले डिवीजन आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो 55 का 5 गुना कितना होता है, 55, 25 की 5 हाथ से लगा 2, 55, 25 और 2 27, 275, राइट। और इसके बाद माइनस का कितना करोगे, 13, और 13 दूनी कितना होता है 26, और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 2, और माइनस का हो जाएगा 15 अपना 75 होता है, और प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हुआ है क्या, प्लस का आ जाएगा 51, अगर एक का मतलब क्या डिवाइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 51, और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 15। ठीक है भैया, इसको जरा सॉल्व करो। 75 और 26 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 और 5 कितना होता है 11, 6 5 11 की एक हाथ से लगा एक, और माइनस का तो कोई है नहीं, 6 5 11 की एक हाथ से लगा एक, और यहाँ पर 7 और 2 होता है 9, 9 1 कितना होता है 9 1 2, 101 आ जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर 2 हो जाएगा 275, और ये एक काम करते हैं, 101 को मैं बाद में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद में क्या करोगे, प्लस का आप करोगे 2, प्लस का करोगे 51, प्लस का आप करोगे 15, और माइनस के 101, और इसको जब आप पूरे तरीके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आप कर लेंगे सॉल्व, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है भैया, इसको जब आप प्रॉपर तरीके सॉल्व करें 275 इतना कर लोगे ना, क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा, 275 में 2 जोड़ोगे 77, 51, 15, इनको आप जोड़ के और 101 घटा देना, आपका 242 आ जाएगा। क्या हम आगे बढ़े भैया, क्या आपकी अनुमत है मुझे, क्या आपकी अनुमत है भैया जी मुझे, आप बोलेंगे जी भैया जी पूरी तरीके से अनुमत है, हमें कोई भी दिक्कत समस्या की बात नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से करेंगे। तो जब आप इनका, हाँ क्या कह रही है बच्चा, जब आप इनको पूरी तरीके जब आप जोड़ेंगे प्लस प्लस का 268 आएगा, और इसमें माइनस का 101 करेंगे तो आपका 242 आ जाएगा। आगे बढ़ो, यहां पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका है, डाटा सफिशिएंसी। इस बार हमने देखा है डाटा सफिशिएंसी के एग्जामिनर ने ठीक ठाक लेवल के सवाल यहां पर पूछे हैं, तो डाटा सफिशिएंसी का एक बार सवाल अटेम्प्ट करो। मैं साइड में खड़ा हूं कोपचे में, सवाल नंबर कौन सा, 16, 16 का आंसर बताइए। देखो भैया जी, अरविंद के पास में नीले, हरे और सफेद कंचे हैं, क्या मेरी बात समझ पाए, अरविंद भाई साहब के पास में नीला भी कंचा है, हरा भी है, सफेद कंचा है, उसके पास मौजूद मौजूद सभी कंचों में से सफेद कंचों का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको पता लगाना। अब हमारे पास दो डेटा है, उसके पास नीले और हरे कंचों का योग 7 है, भैया नीला, नीला यानी कि ब्लू, और हरा मतलब ग्रीन, इनका योग कितना है 7 है। उसके पास में 10 कंचों में से 3 सफेद है, भैया 10 कंचे यानी कि टोटल कितने 10 हैं, तो 10 अगर कंचे हैं उनमें से बता दिया गया 3 क्या है सफेद है ना, 10 कंचों में 3 है व्हाइट, 3 क्या है, 3 आपके क्या है व्हाइट है, तो 3 आपके व्हाइट हैं, कितने में से 10 कंचों में से, 10 कंचों में से 3 व्हाइट है, तो 7 क्या हो जाएंगे, 7 अलग अलग हो जाएंगे, अलग कलर के। तो सवाल में कहा गया है
सभी कंचों में से सफेद कंचों का प्रतिशत कितना होगा। सफेद के प्रतिशत की अगर हम बात करने लग जाएं तो भैया यहां से हम प्रतिशत निकाल लेंगे। टोटल तो पता लग चुका है ना, टोटल 10 है। और यहां पर परसेंटेज की बात करने लग जाए तो हम यहां पर व्हाइट का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूं, यहां पर अगर हम डेटा की बात करने लग जाएं तो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि यहां से हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम परसेंटेज तभी निकाल पाएंगे जब दोनों डेटा का इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से निकाला जा सकता है, हमारे पास पर्याप्त डेटा है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि पहला और दूसरे का जो योग है वो आंसर निकालने के लिए क्या है, पर्याप्त है। सवाल नंबर 17 पर आइए। अच्छा, एक बार आप इंग्लिश में देख लो, एक बार सारे सारे विद्यार्थी आप इंग्लिश में देख लो। ठीक है, हाँ इसको आप अटेम्प्ट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि दोनों का योग करके ही आंसर इसका बनेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में पोज को ये कहा जाता है और सिल्क को ये कहा जाता है। तो आपने ये पता लगाना है कि व्हाट इज कोड फॉर एस, एस का कोड क्या होगा ये आपको पता लगाना है। एस का कोड क्या होगा भैया जी, आपको पता लगाना है। बताओ। जी भैया जी, आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ की अगर हम बात करने लग जाए मेरे भाई, यहाँ पर देखो दोनों में पोज, पोज में दोनों में कॉमन क्या है भैया, एस कॉमन है। तो एस का कोड यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो भैया जी यहाँ पर भी 3 है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन कोडिंग से यहाँ पर आंसर निकाला जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 आईक्यू बेस्ड सवाल है। दरअसल ये आईक्यू बेस्ड सवाल है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, बोलो। आप बहुत आसानी से यहां पर आंसर दे सकते हैं, बहुत आसानी से यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, देखो अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार लेफ्ट में था, आगे जब बड़े स्टार कहां, बीच में आया, और आगे बड़े स्टार बीच में आया, मतलब नीचे आया, फिर आगे बढ़े तो फिर यहां आया। तो क्या अगली पोजीशन पर, अगली वाले फिगर में क्या स्टार यहां नहीं आएगा? भैया जी बिल्कुल आएगा। हमें किस ऑप्शन में स्टार यहां पर दिखाई दे रहा है, केवल और केवल ऑप्शन सी में, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब देखो भाई, जो कहते थे ना कि भैया पजल का जो सवाल होता है वो केवल बैंक वाले ही करते हैं, एसएससी वाले तो हमेशा कसम खा लेते हैं कि हमें पजल का तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना। तो आप ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं ना, दरअसल ये पजल का है। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड स्तर नहीं है, लेकिन पजल का आया तो इसकी इंग्लिश इंग्लिश वेरिएशन है यहाँ। एक बार हिंदी में पढ़ लो, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, और मैं इस सवाल का करेक्ट आंसर बताऊंगा कि क्या होगा। भैया जी सवाल को थोड़ा सा हम पेज को छोटा कर देते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास जगह रहे। चलो यहां पर हम सॉल्व कर लें, यहां पर सॉल्व कर लें भैया जी। सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया, पढ़ो। सवाल में कहा गया एग्जाम ऑफ ईच ऑफ पी, अच्छा यहां से आप पॉइंट पढ़िए, शायद ये पॉइंट इंग्लिश अच्छा है। एग्जाम ऑफ ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी इज ऑन ए डिफरेंट डे। यहां पर बताया गया पी क्यू आर एस टी और यू वी का अलग अलग दिनों पे क्या होता है, एग्जाम होता है। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, यानी कि सप्ताह जो होता है, सप्ताह कहां शुरू होता है, मंडे शुरू होता है और संडे पर खत्म होता है। तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल बन जाए, आप आंख बंद करके, अगर डेट दी है तो डेट का कॉलम बनाइए, अगर यहाँ पर डे दिया गया तो डे का कॉलम बनाइए, और हम पर्सन का कॉलम तब बनाते हैं जब डेट और डे ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पर हम कॉलम किसका बनाएंगे, डे का बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करने लग जाए तो भैया जी यहाँ पर पहला दिन कौन सा है, मंडे है। तो हमने यहाँ पर कॉलम बनाया, यहाँ पर दिन का पहला कौन सा, मंडे है। मंडे के बाद में क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पर हर एक डेटा को पढ़ना है और आराम से डेटा को भर देंगे। सवाल पर आइए, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, क्यू की परीक्षा शनिवार को है ना। क्यू एग्जाम ऑन सैटरडे, क्यू का एग्जाम कब है, सैटरडे को है। तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू भाई साहब एग्जाम कब देते, सैटरडे को देते, तो सैटरडे की जगह पर आप क्यू को भर दीजिए। और क्यू की परीक्षाओं के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। अच्छा भैया, सवाल में कहा गया है जो क्यू की परीक्षा है वो सैटरडे को है, और क्यू और एस के बीच में, क्यू और एस के बीच में कितने दिन का गैप है, 2 परीक्षाओं का गैप है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए, क्या एस कभी नीचे आ सकता है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि नीचे तो हमारे पास दिन ही नहीं बचे। अगर क्यू और एस के बीच में 2 परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो डेफिनेटली जो एस होगा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 2 छोड़ के यहां पर क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, आप बोलेगी जी भैया।
आगे बताया गया है, आगे बताया गया है आर की परीक्षा एस के परीक्षा के ठीक पहले है। एस के ठीक पहले क्या है? आर की परीक्षा है ना मेरे भाई। तो यहां पर अगला पॉइंट बताया गया है आर्स एग्जाम बिफोर एस एग्जाम। आर का एग्जाम है वो किसके पहले है? एस के पहले। तो एस के पहले यहां पर किसका मतलब ट्यूसडे को आर का एग्जाम होगा। आगे बताया गया है, आगे बताया गया बट आफ्टर पीज एग्जाम। तो भैया यहां पर बट के बाद में जो यहां पर पर्सन आया है उसका कनेक्शन पहले वाले पर्सन से होगा। इस बात का क्लियर सा मतलब है मेरे भाई, इस बात का क्लियर सा मतलब है कि यहां पर आर के जस्ट पहले कौन आएगा? आर के जस्ट पहले आएगा पी, यहां पर आ जाएगा पी। बोलो बात क्लियर? आप बोलेंगे हाँ जी भैया। आगे बताया गया यूज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर केज एग्जाम। भैया यू का जो पेपर होता है ना, यू का जो पेपर होता है वो के बाद में होता है ना मेरे भाई। और यहां पर बताया गया यू की परीक्षा, यू की परीक्षा की ठीक बात है। यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है यूज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर के एग्जाम, है ना। यू की जो परीक्षा होती के बाद में आता है। भैया के बाद में किसकी परीक्षा आएगी? यू की परीक्षा आएगी। के बाद में किसकी परीक्षा आएगी? यू की परीक्षा आएगी। आप मुझे बताइए के और यू को आप एक साथ कहां पर रख सकते हैं? बोलेंगे भैया केवल थर्सडे फ्राइडे का ही दिन बचा, यानी मेरे भाई यहां पर के आएगा, यहां पर क्या आएगा? यू आएगा। कौन सा दिन बचा एक बार देखो जरा। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, एस आ चुका है, टी आ गया क्या? नहीं भैया जी, यहां पर क्या आएगा? टी आएगा। सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में पूछा गया है तो वी की परीक्षा निम्नलिखित किस दिन होगी? वी की परीक्षा, वी कहां से आ गया? वी की परीक्षा किस दिन होगी? हाँ, यहाँ वी कहां से आ गया? पी आ गया, आर एस के यू क्यू और टी। पी आ चुका है, यहां पर एक बार देखो पी आ गया है, आर आ गया है। हाँ जी भाई। इसके बाद में एस भी आ चुका है। और कोई कोई व्यक्ति दो बार तो नहीं लिख गया यहाँ पे? एक बार देखो जरा, कोई व्यक्ति यहाँ पर दो बार तो नहीं लिखे। मंडे को पी आ गया है, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया, फिर यहाँ पर अच्छा के तो है ही नहीं। के क्यों 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 लिख दिया? यहाँ पर इंग्लिश में गलत लिखा है। फिर यहाँ पर के की जगह पर आपका के की जगह पर क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर के नहीं होगा, है ना मेरे भाई। अभी एक एक सेकंड रुको जरा, इस सवाल को ठीक करा देते पूरा पूरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है क्यू की परीक्षा की ठीक, यहाँ पर दो आर की परीक्षा एस परीक्षा की ठीक पहले है, वहां तक तो मामला पूरी तरीके से सेट है। यू की परीक्षा के ठीक बाद है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट मुझे लग रहा है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है यूज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर दैट की एग्जाम। देखो यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा जो एक्चुअल में बोर्ड में आया हुआ सवाल है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल की अगर हम बात करने लग जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का पार्ट है, आप करने देख लो। यहाँ पर यू की परीक्षा टी की परीक्षा ठीक बाद है। वी की यू की परीक्षा टी, यहाँ पर के नहीं होगा भैया, यहाँ पर टी होगा, है ना। यू की जो परीक्षा है, यू की जो परीक्षा है वो टी के बाद में है, तो यहाँ की नहीं होगा, यहाँ पर टी होगा। हिंदी में है ही नहीं, और इंग्लिश की अगर हम बात करें वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट था। तो भैया जी यहाँ पर क्या आएगा? टी आएगा। तो आप कौन सा आपका दिन बचा, मतलब कौन सा यहाँ पर बचा? तो इन सारे सारे व्यक्तियों में केवल वी बचा है, तो यहाँ पर वी आएगा। तो सवाल पूछा गया है कि वी की परीक्षा किस दिन होती है? तो वी की जो परीक्षा होती है वो कब होती है भैया? वी की जो परीक्षा होती है वो आपकी डिसाइड होती है रविवार को, यानी कि संडे को। बात क्लियर है? तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट था। यू की परीक्षा के ठीक बाद है। यू की परीक्षा आपकी जो है किसके बाद है? टी की परीक्षा के ठीक बाद है। टी यहां पर कर लो। ठीक है भैया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट था। सारे लोग ठीक कर लेंगे क्या? सारे बच्चे ठीक कर लेंगे? आप बोलेंगे जी भैया जी, पूरी तरीके से हम ठीक कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या? आप बोलोगे नहीं भैया। अगर समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सारे सारे बच्चे आगे बढ़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, और आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? खटाखट बताओ। जी भैया जी, आप मुझे बताएं 20 का सवाल का सही उत्तर क्या होगा? यहां पर है डिजाइन, फिर है परीक्षण, फिर है संकल्पना, फिर है विकास, और फिर है कार्यान्वयन। तो भैया सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बताइए? सबसे पहले क्या होता है? खटाखट बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 20। सबसे पहले क्या होगा? जी भैया जी, सबसे पहले क्या होगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। अगर हम सबसे पहले की बात करने लग जाएं तो सबसे पहले आती संकल्पना। कुछ भी भाई आप संकल्प संकल्प पहले लेते हो किसी चीज के लिए। इसके बाद की अगर हम बात करने लग जाएं तो संकल्पना के बाद क्या आता है? अब एक जो 3 वाला आएगा ये तो आंसर खत्म हो गया।
अच्छा 3 वाला आएगा, ऑप्शन ए खत्म हो गया। ठीक है भैया। अच्छा अब हमें क्या करना है, 1 और 5 में कंपैरिजन करानी है। भैया जी 1 और 5 में कंपैरिजन कराओ, डिजाइन पहले होगा या कार्यान्वयन पहले होगा? आप मुझे बताइए, डिजाइन पहले बनेगा या काम पहले करोगे? पहले डिजाइन आप तैयार करोगे, यानी कि आंसर की कहानी खत्म। अब एक एक मैच हो गया तो 5 और 4 में एक बार मैच करा लो। भैया 5 और 4 की बात करें, बताओ विकास पहले होगा या कार्यान्वयन पहले होगा? विकास पहले होगा या कार्यान्वयन? भैया विकास आप पहले करोगे, यानी कि सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी डॉग होगा। 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और अगर इस क्वेश्चन की बात करने लग जाए तो थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, और बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल मुझे लगा इस पूरे सेट में। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए टाइम मिले। मैं साइड में यहां पर खड़ा हूं, सारे के सारे विद्यार्थी अटेम्प्ट करने का करेंगे प्रयास, और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग आंसर देंगे। जी भाई, तो आपने आंसर इस सवाल का निकाल लिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और आप सारे सारे लोगों ने आंसर लगाने का प्रयास किया होगा। तो भैया इस सवाल का सही आंसर क्या होगा मुझे आप बताइए। तो यहाँ पर आपको हैशटैग की जगह पर ऐसी संख्याओं को रखना है, यहाँ पर परसेंटेज ऐसी संख्याओं को रखना है ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर परफेक्ट एक लॉजिक बन जाए। तो भैया जी यहाँ पर अगर हम लॉजिक की बात करने लग जाए तो हैशटैग की जगह पर बीबी आप यहाँ पर जे रखिए, यहां पर आप यहां पर परसेंटेज की जगह पर क्या रखेंगे, ओ आर और डब्ल्यू यहां रखेंगे। एक बार लॉजिक को सेट करिए क्या बनेगा। तो भैया एक्स से जब आप बी की तरफ जाएंगे, जब आप एक्स से बी की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो जोड़ा गया है, या बी से आप एक्स की तरफ जाओगे उल्टा, कैसी भी आप चलो कोई दिक्कत नहीं चलेगी। बी बी और जे था ना, हाँ। तो भैया यहां से यहां जाओगे तो आप बी में आप क्या करोगे, तो दो इधर माइनस के 4 हुआ है, और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 हुआ है। तो यहाँ पर माइनस का 4 हुआ है क्या? हाँ जी है। क्या माइनस का 1 हुआ? नहीं। तो यानी कि हमारे सवाल का ऑप्शन ए तो होगा नहीं, हमारे सवाल का ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बात क्लियर है भैया? हमारे सवाल का जो ऑप्शन ए है वो कभी भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी को आप क्या करोगे, चेक करोगे। ऑप्शन बी को आप चेक करोगे, बी में क्या लिखा, बी ई जे, यहाँ पर लिखा बी ई और जे है, और यहाँ पर परसेंटेज की जगह पर क्या रखोगे भैया, ओ आर पी। ओ है, आर है, और इसके बाद पी है। तो भैया जी यहाँ पर देखो जरा, बी से जब आप एक्स की तरफ जाओगे तो माइनस का 4 हुआ है, यहाँ पर माइनस का 4 हुआ, सही है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है माइनस का 4, वेल डन। यहाँ पर आओ, माइनस का 4 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पी है, यहाँ पर माइनस का 4 नहीं हुआ। इसने पी ने पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी, यानी कि हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है। फिर अगले ऑप्शन को आप पुट करोगे, बी ई और जे है यहाँ पर, और इसके बाद में ओ आर डब्ल्यू। ओ आर क्या है, ओ आर यहाँ पर है डब्ल्यू। तो भैया जी यहाँ की अगर हम बात करें तो कैसे लगाओगे, माइनस का 4 है, माइनस फोर बना है, माइनस फोर और माइनस का 4। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कंडीशन को कर रहा है। सही उत्तर इस सवाल का जो बनेगा वो बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बात क्लियर है भाई? आप बोलेंगे जी भैया, आगे बढ़ो। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर एक आपके सामने वर्ड है रिकॉग्नाइज, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दी कि रिकॉग्नाइज में सारे लेटर को नहीं लिखना है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले लेटर को उठाना है, तीसरे, छठे और सातवें, और यहाँ पर बाएं से दाएं गिनने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब गिनेंगे तो कौन सा अर्थपूर्ण शब्द यानी कि मीनिंगफुल आपका वर्ड बनाया जा सकता है, ये आप ट्राई करिए। तो भैया इस सवाल का आंसर वही बच्चा निकाल सकता है जिसकी वोकैब मजबूत होगी। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो भैया पहला लेटर कौन सा है, पहला लेटर कौन है, आर है, तो यहाँ पर आर लिख लो, कॉमा। तीसरा लेटर क्या है, सी है, तो आप यहाँ पर सी लिख लो। छठा लेटर क्या है, 1 2 3 4 5 6, एन है, तो आप यहाँ पर एन लिख लो। सातवां लेटर क्या है भैया, सातवें लेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एन के बाद में आई। तो देखो हमारे पास में 4 लेटर हैं, आर सी एन और आई। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इन्हीं 4 लेटर का इस्तेमाल करना है, और आपको ये पता लगाना है कौन सा हमारा इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो भैया जी अगर हम मीनिंगफुल वर्ड की बात करें तो आई एन सी, ये तो बन जाएगा। आगे बनेगा क्या, रिंक नहीं, सी नहीं, मेरे ख्याल से कोई यहां पर वर्ड नहीं बनेगा। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़े भैया, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपको पता लगाना हो क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। इसका क्या करना है, सही उत्तर यानी कि सही आंसर आपको पता लगाना है मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खड़ाखड़ बताओ मेरे भाई। हाँ जी भाई, बताइए मेरे भाई। थिएटर है, मूवी है, पार्क है, तैरना है, मंदिर है, पूजा है, रेस्तरा है, और यहाँ पर डिनर है। अच्छा इसका इंग्लिश वर्जन लगा दूं क्या? यार यहाँ पर इंग्लिश वर्जन मेरे ख्याल से है नहीं।
आप इसका ये इंग्लिश वर्जन है, एक बार आप देख लो, एक बार ही सारे के सारे लोग देखो क्या होगा। हाँ जी भाई, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर डिफरेंट बताना कौन सा होगा। थिएटर मूवी, थिएटर में मूवी देखी जाती है, बात सही है। मंदिर में पूजा, ऐसे देखो, थिएटर में मूवी देखी जाती है, में मंदिर में पूजा की जाती, बात सही है। रेस्तरा यानी कि रेस्टोरेंट में डिनर किया जाता है, ये भी बात सही। क्या पार्क में तैरा जाता, नहीं, पार्क में तो बैठा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आपका डिफरेंट होगा, यानी कि मेरे भाई यही सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए और आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइनीज कोडिंग का सवाल है और आप चाइनीज कोडिंग में, इसका हिंदी वर्जन है क्या, नहीं है, चाइनीज कोडिंग का सवाल है और आप मुझे बताएंगे 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं साइड में खड़ा हूं, आंसर बताइए। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ पर लिखा है शीज गार्डन डेली का ये कोड लिखा है, वेयर इज शी का ये कोड लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, शी का कोड क्या होगा, देखो भैया, सबसे पहली बात, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, सी डेली, सी दिख रहा है, बस आंसर आ जाएगा। तो दोनों में अगर सी वर्ड कॉमन है तो सी यहाँ पर क्या होगा भैया जी, यहाँ पर सी आपका, सी यहाँ पर क्या होगा, कोड भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर सी का कोड क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर, और ये सवाल इनइक्वालिटी का है। यहाँ पर एसएससी मेंस सीजीएल में पहली बार पूछा गया सवाल है। आपको ये पता लगाना है, ये देखो हमारे पास स्टेटमेंट है और कौन सा कंक्लूजन बनेगा इन स्टेटमेंट से रिलेटेड। उल्टा सवाल पूछ लिया गया, बहुत अच्छा, यहां पर सवाल का स्तर पूछा गया है। तो भैया जी देखो, जी ग्रेटर देन सी, जी ग्रेटर देन सी, मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ा है, गेट वाले मेथड से ऐसे ही करेंगे। जी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी। तो जी ग्रेटर देन सी की अगर हम बात करने लग जाए तो क्या ये सही होगा, नहीं, देखो गेट आपको मत मिल रहा, ये आंसर नहीं बनेगा। बी ग्रेटर देन जी, बी ग्रेटर देन जी की बात करें तो बी ग्रेटर देन जी क्या बन जाएगा भैया, देखो बी से आप सी के यहां पर आ जाओगे और यहां पर क्या ग्रेटर देन है, तो बी से सी के यहां पर आ गए, सी से क्या जी के यहां पर पहुंच जाओगे, हाँ भैया, तो यानी कि सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बी से सी आ जाओगे, सिंगल गेट वाले में डबल गेट आता है, सी तक आ गए, सी से ई के यहां पहुंच जाओगे, ई से आप एफ, एफ से जी पहुंच जाओगे। एक भी जगह पर रास्ते में गेट बंद नहीं मिला, और अगर गेट बंद नहीं होगा, है ना, और कंक्लूजन वाला रास्ते में सिंबल कम से कम एक बार आ जाएगा, मतलब वो सही होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 26 की तरफ आइए और आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर इस सवाल का। ब्लड रिलेशन का सवाल है और ये है फॉरवर्ड टाइप ब्लड रिलेशन, निकालिए। जी भैया जी, सही आंसर क्या होगा, देखो भैया यहां पर सब पूरा इंस्ट्रक्शन लिख दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके के सवालों में आपको पहले बॉक्स बना लेना है। बना लोगे बॉक्स, जी भैया, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, माता है, प्लस मतलब मदर हो जाएगा, प्लस का अर्थ माता मदर है, माइनस का अर्थ भाई है, मतलब माइनस मतलब ब्रो हो जाएगा, ब्रदर। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भैया जी, मल्टीप्लाई का अर्थ पत्नी है यानी कि वाइफ। और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर दिया गया पिता यानी कि फादर। इतना काम कर लो, आ जाओ। यू के बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, मदर, यानी कि यू इज द मदर ऑफ, यू इज द मदर ऑफ क्या हो जाएगा, वी। इसके बाद में देखो वी के बाद डिवाइड है, डिवाइड कर फादर है, यानी कि वी इज द फादर ऑफ, वी इज द फादर ऑफ इसके डब्ल्यू के, डब्ल्यू आ जाएंगे। डब्ल्यू के बाद माइनस है, यानी कि डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ वाई। वाई के बाद क्या मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, वाइफ, यानी कि वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। तो ऑब्वियस सी बात है, जेड इज द हस्बैंड ऑफ वाई। सवाल में क्या पूछा गया है भैया, सवाल में क्या पूछा गया है, देन इज हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, यू का जेड से क्या कनेक्शन है। हाँ, यू का जेड से, भैया देखो यू का जेड से क्या कनेक्शन है, आप मुझे बताओ, जेड की ये कौन है, पत्नी है, इनकी कौन है ये, देखो अगर ये जितने पिता डब्लू के वी हैं उतनी पिता वाई हैं, तो यहाँ देखो पत्नी के पिता और पत्नी के पिता की माता कौन होती हैं, पत्नी की दादी होती हैं, यानी करेक्ट आंसर इस सवाल का ऑप्शन ही बनेगा। ठीक है भैया जी, आप बोलेंगे जी भैया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। 27 ये सवाल रहा, मैं यहाँ पर साइड में खड़ा हूँ और एक बार आप देख के सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, आंसर देंगे। 27 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए भाई। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहां पर कुछ नहीं करना होता, यहां पर फिल इन द, यहां पर फिल करना होता है। देखो अगर हम सेम फिगर की बात करें, देखो ऐसी रोटेशन आप देख पा रहे, क्या ऑप्शन ए में मिली, नहीं भैया। क्या ऑप्शन बी में मिली, देखो नहीं मिली। क्या ऑप्शन सी में मिली, नहीं मिली। और अगर इस तरीके की रोटेशन की बात करें, हमें कहां मिली है, ऑप्शन डी में मिली है, और इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है,
और आपको पता लगाना होगा यहाँ पर सही आंसर। और ये निहायत ही, अगर हम इस सवाल की बात करें, आसान सवाल है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल बहुत टफ आए हैं, कुछ सवाल यहाँ पर आसान भी है। निकालो मेरे भाई। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहां पर देखो, यहां पर बताया गया है कि संख्या हमारे पास में ये है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखने पर व्यवस्थित किया जाता है। तो कितनी कोई संख्याएं आप अपरिवर्तित रहेंगी? तो भैया देखो, एक आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 की जगह पर 2 है, 3 की जगह पर 3 है। बाकी जगह पर क्या बदला हुआ है? भैया बाकी जगह पर बदला हुआ है, तो हमारे पास में केवल ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका स्थान नहीं बदला हुआ है। यही सवाल का सही उत्तर होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़े तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। एक बार आप पढ़ लीजिए, इसका इंग्लिश वेरिएंट अगले पेज पर आपको मिल जाएगा। देखो, अनुमान का सवाल है ये। इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, है ना। सिमिलर। जी भाई साहब, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो यहां पर बताया गया, जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाधानकर्ता एस की दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। लेकिन पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लेते, ज्यादा बेटर होता। ये देखो, यहां पर बताया गया, विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान समाधानकर्ता एस व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे जटिल चुनौतियों को कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित होता है। विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान, ठीक है, समाधानकर्ता एस व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित होता है। सवाल की लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत टफ लगेगी, बट आसान है। यानी कि अगर हम ठीक तरीके से कोई सोचे, कितनी जटिल समस्याएं क्यों ना हो, हम कुशल तरीके से सटीक सुनिश्चित कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले पर आओ, क्या होगा पहले? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन, रुक जाओ भाई, एक बार ये काम कर लो। अभी दिखाई दे रहा भैया? आ जाओ, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हाँ जी भैया। तो यहां पर आपने देखा होगा, पहले पहले में क्या बताया गया, पहला कौन सा हमारा अनुमान है? जटिल चुनौतियों का समाधान करने में समाधानकर्ता है इसकी दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। समझो मेरी बात। अगर अगर हम कथन और पूर्ण धारणाएं की बात करें, स्टेटमेंट की डायरेक्ट अगर कोई बात कट पेस्ट होकर आपको कंक्लूजन के रूप में देखने को मिलती है, स्टेटमेंट की डायरेक्ट कोई बात अगर आपको कंक्लूजन के तौर पर देखने को मिलती है, तब हम उसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ की बात करने लग जाए तो ये आपका कैसा हो जाएगा? बोलो भाई। ये आपका सही होगा, क्योंकि जो बात स्टेटमेंट में कही गई वही डायरेक्ट बात आपको यहां पर अजम्पशन मिली है। सेकंड में, समाधानकर्ता एस की विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है। तो जो बात यहां पर है, देखो यहां पर बताया गया, समाधानकर्ता एस की व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण, इतने ही सारे वर्ड यहां पर क्या है, रिपीट हो रहे हैं। यानी कि ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, और इसलिए इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों हमारे अनुमान है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बात क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई, अच्छा ये तो इसका इंग्लिश वेरिएंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और एक्चुअल में ये जो हमारा सवाल है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, बेहतरीन सवाल है भाई। लगाओ भाई, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए प्रॉपर। एडजस्ट कर दें। चलो भैया, इस सवाल का आंसर निकालो। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखो यहाँ पर पजल पजल के भी सवाल आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल आए हैं, और इनइक्वालिटी भी आए हैं। तो 3 टॉपिक के अच्छे लेवल के सवाल आए हैं, निकालो। ठीक है भाई, तो इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा वीडियो को पॉज करते हुए। सवाल में कहा गया है ओ पी क्यू आर एस टी। सबसे पहले सबको गिन डालो, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। और 6 लोग हैं तो एक सर्किल बना लीजिए, और 6 के 6 लोगों को पहले पढ़ लिया कि, यानी कि केंद्र की तरफ मुख है, तो सारे के सारे लोगों का मुख आप कहां करिए? केंद्र की तरफ करिए। हो गया ना 6? 1 2 3 4 5 6, ठीक भैया जी। 6 लोग हैं, 3 और 3 6, केंद्र की तरफ मुख है, केंद्र की तरफ मुख कर दिया। इतना काम आप कर लो। पहला पॉइंट क्या है? देखो, हमेशा याद रखना, क्लोज अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो पहला व्यक्ति कांस्टेंट होता है, कहीं भी आप बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में कहा गया पी जो है ना, टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो टी के सेकेंड लेफ्ट पर कौन है? पी बैठा हुआ है। तो भैया टी को हमने यहां पर लिखा,
टी के सेकेंड लिफ्ट पर देखो टी का लिफ्ट किधर होगा, इधर होगा। टी का पहला लिफ्ट, दूसरा लिफ्ट, यहां पर कौन आएगा, पी, यहां पर आ जाएगा पी। आगे आइए, एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है ना क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और आगे बता दिया गया है क्यू पी का निकटतम पड़ोसी है नहीं। क्यू जो है ना कि क्यू जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो क्यू यहां आएगा ना तो क्यू यहां आएगा, इन दो जगह पर क्यू आ नहीं सकता। अब देखो सवाल में कहा गया है एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट, राइट है ना, राइट ऑफ क्यू। भैया देखो क्यू कहां कहां पर आ सकता है, क्यू इन दो जगह पर तो आ नहीं सकता है। अगर हम क्यू की बात करने लग जाए, चलो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो क्यू यहां आएगा या तो यहां आएगा। अब देखो यहां पर बताया गया एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। अगर क्यू यहां पर आएगा तो क्या दाया पहला दूसरा तीसरा, क्या यहां पर कभी भी एस आ पाएगा, नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम क्यू की बात करने लग जाए, क्यू यहां पर आएगा, क्यू का दाया पहला, दाया दूसरा, दाया तीसरा, और क्यू के राइट थर्ड पर कौन बैठता है, एस, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है भैया, आप बोलेंगे जी भैया जी। आगे से क्या बताया गया है, क्यू पी का ओएस के बैठा है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब दो व्यक्ति बचे हुए हैं, दो व्यक्तियों को हमें बैठाना है। पी का पड़ोसी क्यू हो नहीं सकता, यहाँ पर आएगा नहीं, कोई पॉइंट छूट रहेगा। पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, ये पॉइंट हो गया है। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, एस जो है ना, एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, अरे भाई दूसरा है, ओ एस के दाएं, अच्छा ओ जो है ना एस, अच्छा ये वाला पॉइंट छूट गए थे। ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। देखो एस का दाएं किधर होगा, इधर होगा, एस का दाएं इधर होगा। ओ जो है ना एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो एस का दायां पहला ये और दायां दूसरा ये, तो यहाँ पर कौन आता है, ओ आता है। तो एस के सेकंड राइट पर ओ आएगा, तो कौन सा व्यक्ति बचा है इन छह में से, तो भैया पी आ चुका है, एस आ चुका, टी आ गया, क्यू हो गया, और ये आ गया है। तो यहाँ पर नहीं जो आया है, टी भी आ चुका है, एस भी आ चुका है, आर नहीं आया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर। सवाल में पूछा क्या गया है, आर के संदर्भ में स्थिति को दर्शाता है। हाँ देखो प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट है भैया, यहाँ पर किसके आर के संबंध में, और देखना पड़ेगा, आर के संबंध में स्थिति को दर्शाता है। टाइपिस्ट भाई से हमें मिलना पड़ेगा, एक बार मैं सवाल को देख लेता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है आर के संदर्भ में ओ की स्थिति, आर के संदर्भ में ओ की स्थिति, यहाँ पर ओ की स्थिति बतानी है, ओ की, आर के संदर्भ में ओ की स्थिति। भैया आर से देखोगे ना, देखो आर तो आपका ये है, आर ओ की बात करें तो ओ लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है, बाएं से दूसरा, और बाएं से दूसरा जो है वो आर के लिए है। तो सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बनेगा। आप मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है, आप मुझे बताइए क्या यहाँ तक बात क्लियर है। तो भैया यहाँ पर हमने क्या किया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के सेट 1 में हमने 30 एटीजे सवालों के यहाँ पर करा दिया है, और उम्मीद करते हैं बहुत बेस्ट सोल्यूशन हमने कराया है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो सारे लोग वीडियो को फैला दीजिए, सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से हम कल की क्लास में भी एक और सेट करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर कनेक्ट हो पाए, और इसी तरीके का प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। बस आपका हमें क्या चाहिए, प्यार और सपोर्ट। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।